हेलो स्टूडेंट। तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे प्रोटीन और प्रोटीन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे एमिनो एसिड्स। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एमिनो एसिड का वर्गीकरण देखते हैं कि किस प्रकार से एमिनो एसिड्स को वर्गीकृत किया जाता है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं या प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं। तो हमारा अध्ययन उन 20 अमीनो अम्लों तक ही सीमित होगा। हम उन 20 अमीनो अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे और हम कहेंगे कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। क्यों होती है भी बताया था। जिन्हें संश्लेषण के आधार पर निम्न 2 प्रकारों में बांटा गया है। अब देखिए अमीनो अम्ल होते हैं वो निर्माण करते हैं प्रोटीन का। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो प्रोटीन निर्माण हेतु अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो ज़्यादातर वनस्पतियों व जंतुओं में जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका संश्लेषण शरीर के अंदर होता है विभिन्न पदार्थों के द्वारा। जो वनस्पति में तो सभी अमीनो अम्लों का संश्लेषण पौधों जो वनस्पति हैं उनके अंदर ही होता है, जबकि कुछ उच्च जंतु जैसे कि मानव है इनमें कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता है। तो इनके संश्लेषण या फिर इनकी पूर्ति के लिए, इन अमीनो अम्लों की पूर्ति के लिए इन्हें बाहर से भोजन के साथ लिया जाता है या फिर हम कहें भोजन के रूप में लिया जाता है। तो इनको हम आवश्यक अमीनो अम्ल कह देते हैं, यानी कि ये हमारे भोजन के आवश्यक घटक होने चाहिए। इसलिए हम इनको आवश्यक अमीनो अम्ल कह देते हैं, जो कि हमें बाह्य स्रोत यानी कि भोजन से प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता। इनको हम बोलेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल या फिर अनिवार्य अमीनो अम्ल। तो इस आधार पर अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होंगे आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल और दूसरे होंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल वे होंगे जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता है, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल वे होंगे जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर हो जाता है। उन्हें हमें भोजन के रूप में बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं इसके दोनों प्रकारों को। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, जिन्हें संश्लेषण के आधार पर निम्न 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल और दूसरा है अनावश्यक या अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, वो उनकी क्या विशेषता है? ये जंतु के शरीर में आवश्यक अमीनो अम्लों की विशेषता क्या है? ये जंतु के शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। संश्लेषित नहीं होते हैं तो क्या करेंगे? ये बाहर से लेने आवश्यक हो जाएंगे, तो इन्हें बाह्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बाह्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। दोनों लाइन है, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। पहली लाइन ये है कि ये जंतु के शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। आवश्यक जो अमीनो अम्ल हैं वो जंतु के शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और ये बाह्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। दूसरे हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। इनके बारे में क्या लिखा गया है कि ये जंतु के शरीर में संश्लेषित होते हैं। जंतु के शरीर में संश्लेषित होते हैं, ये बाह्य स्रोतों से प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी हमें बाहर से लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ये शरीर के अंदर ही निर्मित हो जाते हैं। अब आपको जो नोट्स बनाना है, नोट्स में बिल्कुल सेम टू सेम आपको बोर्ड की कॉपी करनी है। ऐसे कैसे आपको नोट्स बना लेने हैं, जितने बोर्ड पे यहाँ तक बने हुए हैं ऐसे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसी से आपको समझना है इन नोट्सों को। अब जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो है 10 अमीनो अम्ल। हमने क्या कहा था? अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। इनमें से 10 अमीनो अम्ल तो ऐसे होते हैं जो उच्च जंतु हों, यानी कि मानव में क्या होता है? इनका संश्लेषण हो जाता है, वो तो होते हैं 10, उन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल बोल देंगे। और 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं, जो हमें भोजन से लेने पड़ते हैं, जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, तो उनकी संख्या भी 10 होती है। आवश्यक अमीनो अम्ल भी 10 हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल भी 10 हैं। अब इनके नाम लिखे हुए हैं बोर्ड पर, जो कि आपको याद रखने हैं। अब इनके जो नाम हैं वो रूढ़ नाम दिए गए हैं, रूढ़ पद्धति से इनके नाम दिए गए हैं। जो कि इनके प्रचलित नाम है वही नाम हमें याद रखने होते हैं। और इनके लिए एक तो ट्रिपल कोड दिया जाता है, एक सिंगल कोड दिया जाता है। ट्रिपल कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको याद रखना है। देखिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के लिए ट्रिपल कोड दिया गया है TRP।
क्या दिया गया है, टीआरपी आपको नोट करने हैं। यदि दिखाई नहीं दे रहे हैं बोर्ड पर तो आप इनको, मैं बोल रहा हूँ उस आधार पर आप लिख सकते हो। सबसे पहला है ट्रिप्टोफैन, इसके लिए क्या दिया गया है, ट्रिपल कोड TRP, ब्रैकेट में सिंगल कोड लिखा हुआ है W। दूसरा है वेलिन, वेलिन के लिए ट्रिपल कोड दिया गया है VAL, और सिंगल कोड जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो दिया हुआ है V। अगला है मिथियोनिन, मिथियोनिन के लिए ट्रिपल कोड है MET, सिंगल कोड है M। आइसोल्यूसिन के लिए ट्रिपल कोड दिया गया है ILE और सिंगल कोड है I। इसी प्रकार ल्यूसिन के लिए ट्रिपल कोड दिया गया है LUE, सिंगल कोड है L। लाइसिन के लिए ट्रिपल कोड है LYS, क्या है LYS, और के दिया गया है इसके लिए सिंगल कोड। फेनिल एलेनिन के लिए PHE दिया गया है ट्रिपल कोड और F दिया गया है सिंगल कोड। आर्जिनिन के लिए ARG दिया गया है ट्रिपल कोड और R दिया गया है सिंगल कोड। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के लिए THR दिया गया है ट्रिपल कोड और T दिया गया है सिंगल कोड। हिस्टिडीन के लिए HIS यानी दिया गया ट्रिपल कोड और H दिया गया है सिंगल कोड। अब जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें याद करने के लिए आपके लिए ट्रिक दी हुई है, जो ट्रिक हमने यहाँ पर लिख दी है। ट्रिक क्या है, आवश्यक अमीनो अम्लों के लिए ट्रिक होती है याद करने की टीवी मिल पाथ। क्या होगी, टीवी मिल पाथ। अब इसमें इनके लिए जो टी लिखा हुआ है वो ट्रिप्टोफैन के लिए है, V वैलिन के लिए है, M मेथियोनिन के लिए है, I आइसोल्यूसिन के लिए है, L ल्यूसिन के लिए है, L ल्यूसिन के लिए है, P फेनिल एनिलिन के लिए है, A आर्जिनिन के लिए, T थ्रियोनिन के लिए, H हिस्टिडीन के लिए है। और इस प्रकार से ये ट्रिक आपको याद रखनी है, टीवी मिल पाथ। आवश्यक अमीनो अम्ल किस प्रकार से याद रखने हैं, टीवी मिल पाथ, जो कि यहाँ पर हमने लिखी हुई है ट्रिक। ये आपको जो बार सबसे बाहर दिखाई दे रहे हैं वो ट्रिक के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, और ट्रिक क्या है, टीवी मिल पाथ। अब ये तो हो गए हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल। इसी प्रकार से हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल भी हैं, तो उनके नाम भी एक बार हम देख लेते हैं। उनके लिए भी सिंगल कोड और ट्रिपल कोड दोनों दिए गए हैं। तो सबसे पहला है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के लिए ट्रिपल कोड दिया गया है GLY, सिंगल कोड G। दूसरा है एलेनिन, एलेनिन के लिए ट्रिपल कोड है ALA, A सिंगल कोड है। सीरिन के लिए SER ट्रिपल कोड है, S सिंगल कोड है। एस्पार्टिक अम्ल के लिए ASP ट्रिपल कोड है, D सिंगल कोड है। ग्लूटेमिक अम्ल के लिए GLU ट्रिपल कोड है, E सिंगल कोड है। ग्लूटेमिन के लिए GLN ट्रिपल कोड है, Q सिंगल कोड है। एस्पेरेजिन के लिए ASN सिंगल कोड, ASN ट्रिपल कोड है, N सिंगल कोड है। सिस्टीन के लिए SYS ट्रिपल कोड है, C सिंगल कोड है। टायरोसिन के लिए TYR ट्रिपल कोड है, Y सिंगल कोड है। प्रोलिन के लिए PRO ट्रिपल कोड है और P सिंगल कोड है। तो इस प्रकार से ये इनके लिए ट्रिपल कोड व सिंगल कोड हो जाते हैं, जो आपको याद रखने हैं। तो ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल व अनावश्यक अमीनो अम्लों की सारणी हो गई, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। जो 3 अक्षरों में लिखा हुआ है वह ट्रिपल कोड है, और जो सिंगल अक्षर में लिखा गया है वो सिंगल कोड है, जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अगली टर्म आती है पेप्टाइड एम प्रोटीन। क्या आती है, पेप्टाइड एम प्रोटीन। तो समझते हैं क्या होते हैं ये पेप्टाइड और किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड में एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है तथा दूसरे सिरे पर मुक्त अमीनो समूह होता है, जिससे यह दोनों सिरों पर अमीनो अम्लों से फिर से क्रिया कर सकता है। इस प्रकार अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। एक बार हम एक अमीनो अम्ल की संरचना बनाते हैं, देखिए। H2N
CR, इस प्रकार से तो है ना, H2NCr। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में हमें दिया हुआ है COOH। तो ये एक अमीनो अम्ल की संरचना है। एक अमीनो अम्ल संरचना ये होती है जिसे कि हमने पहले ही बताया था आपको। ये एक अमीनो अम्ल हो गया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक समूह को खोल के लिख दिया है। ये एक अमीनो अम्ल है, ये एक दूसरे अमीनो अम्ल से क्रिया करता है। यहाँ पर इसमें कार्बोक्सिलिक समूह ये है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है और ये एमीन समूह है। तो एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल के एमीनो समूह से क्रिया करता है। देखिए, हम एमीनो समूह को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। देखो स्टूडेंट, हमने इसको यहाँ पर इसमें से एक H, NH2 2 H हैं, तो एक H को हमने खोल के लिख दिया और पूरी संरचना वैसे के वैसे हमने लिख दी। अब देखिए, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन उस बॉन्ड से पहले यहाँ पर एक H2O का निष्कासन होता है। यहाँ पर देखिए, ये H2O बाहर निकल जाता है। हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ये H2O यहाँ से बाहर निकला। दो एमिनो अम्ल क्रिया कर रहे हैं, उनकी क्रिया से एक H2O का अणु बाहर निकल रहा है और जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। हमें इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जिसे मैं डॉट 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 से प्रदर्शित कर रहा हूँ, जो आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रहा है वो एक बंध है, दो अमीनो एसिड्स के बीच में बना हुआ बंध है। इस बंध को हम पेप्टाइड बंध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बंध। क्या बोल दिया इसे हमने? इसे बोल दिया पेप्टाइड बंध। और जो पूरी संरचना है इसे बोल दिया हमने पेप्टाइड। क्या बोल दिया? पेप्टाइड तो बंध है, ये बंध पेप्टाइड है। और जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है पूरी ये संरचना क्या है? ये एक पेप्टाइड है। तो देखिए हमने क्या कहा था, पेप्टाइड में एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये एक कार्बोक्सिलिक समूह है जो आपको मुक्त दिखाई दे रहा है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। और दूसरे सिरे पर मुक्त अमीनो समूह होता है, ये देखिए मुक्त अमीनो समूह है H2N, ये भी फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए और ये भी फ्री है। देखिए इसने क्या किया था बॉन्ड बनाने के लिए, हमने क्या किया था, यहाँ से NH के साथ एक H को अलग लिख दिया, तो इसे H को भी अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने COOH के लिए OH को लिखा, वो यहाँ पर लिखा हुआ ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में फ्री है क्या, यहाँ पर अमीनो समूह किसी अगले अमीनो एसिड से क्रिया करने के लिए फ्री है। कोई दूसरा अमीनो एसिड आए इससे क्रिया करे तो फिर से ये आगे एक बॉन्ड बना लेगा, फिर से आगे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? पेप्टाइड में एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरे सिरे पर मुक्त अमीनो समूह होता है, जिससे यह दोनों सिरों पर अमीनो अम्ल से फिर से क्रिया कर सकता है। इस प्रकार अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते जाते हैं। अब यहाँ पर
ये पेप्टाइड संरचना है, इसमें पेप्टाइड बंध है। अब यहाँ पर पेप्टाइड बंधों की संख्या के आधार पर इन पेप्टाइड को हम डाईपेप्टाइड, अब ये इस पेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या के आधार पर हम इन्हें बोलेंगे डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड। देखिए अब इसमें अब यहाँ पर जो पेप्टाइड बंध बना है वो कितने अमीनो अम्लों के मध्य बना है? 2 अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध बना है, तो इसे हम डाईपेप्टाइड कहेंगे। इस संरचना को क्या कहेंगे हम? डाईपेप्टाइड। पूरी संरचना पेप्टाइड है, लेकिन हमने इसे पेप्टाइड में भी स्पेसिफाई कर दिया, पेप्टाइड में भी इसे विशेष नाम दे दिया डाईपेप्टाइड। किस आधार पर? कि इसका निर्माण कितने अमीनो अम्लों से हुआ है। इसका निर्माण 2 अमीनो अम्लों से हुआ है, इसलिए हम इसे डाईपेप्टाइड कह देंगे। यदि पेप्टाइड का निर्माण 3 अमीनो अम्लों से होता तो हम इसे ट्राईपेप्टाइड बोल देते। यदि 4 से होता तो टेट्रापेप्टाइड। यदि 10 से अधिक अमीनो अम्लों से इसका निर्माण होता तो हम इसे पॉलीपेप्टाइड बोल देते। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होते हैं। तो अब हमें इसके बारे में हमने इतना सब कुछ देख लिया कि पेप्टाइड बंध बन गया। अब इसके बाद में आप एक चीज़ और देखिए, यदि हम इस डाईपेप्टाइड में, क्या कहा हमने, इसको पेप्टाइड है, इसे हम डाईपेप्टाइड में यहाँ पर डाईपेप्टाइड लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये 2 अमीनो अम्लों से बने हैं। ये डाईपेप्टाइड है। यदि आप इसमें एक और अमीनो अम्ल जोड़ते हो, जैसे देखिए HNCrCOOH, तो फिर से यहाँ पर एक ऐसी प्रकार से तो यहाँ पर एक इसी प्रकार से फिर से एक जल H2O का अणु निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको अमीनो अम्ल प्राप्त होगा उसमें कितने यहाँ पर जो आपको पेप्टाइड प्राप्त होगा वो कितने अमीनो अम्ल से बना होगा? वो 3 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होगा, तो उसे हम ट्राईपेप्टाइड बोल देंगे। अब इनके बारे में हमें जो थ्योरी लिखनी है, नोट्स लिखने हैं, वो लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि डाईपेप्टाइड क्या होता है, ट्राईपेप्टाइड क्या होता है, टेट्रा क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। वैसे अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि डाईपेप्टाइड किस लिए कहा हमने इसे, क्योंकि इसमें 2 अमीनो अम्लों से इसका निर्माण हुआ है। यदि 3 अमीनो अम्लों से निर्माण होता है तो हम उसे ट्राईपेप्टाइड कहेंगे, और 4 से होता है तो उसे हम टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। अब इसके बारे में जो हमें लिखना है, थ्योरी लिखनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।